हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो बेटा आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, टीचर्स डे। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आपकी जो जर्नी रही है यहाँ तक, जिसमें आपके पेरेंट्स का और आपके टीचर्स का, गुरुजनों का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर आगे भी बना रहे। आप हार्ड वर्क करो और स्मार्ट वर्क करो, और आपका जो भी टारगेट है, जो भी गोल है, आप उसको अचीव करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहां, मतलब आप अपने फील्ड के धुरंधर बनो। साथ में मैं ये कहूंगा ना, आप फील्ड कोई भी हो, देखो कोई भी फील्ड हो, ठीक है, उसमें आप सक्सेसफुल इंसान बनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, तो ठीक है, अगेन स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, पहले उसको उठाते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या क्या है हमारा, आज जो कवर करने वाले हैं बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर लोकोमोशन, फिर स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, रेड वाइट मसल्स फाइबर और टाइप्स ऑफ मसल्स। ठीक है, हो सकता है हम अगले लेक्चर में लेंगे इसको। ठीक है, क्लियर बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर व्हाट इज लोकोमोशन। क्लियर बिल्कुल, लोकोमोशन क्या है, फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लोकोमोशन समझो है क्या, मैं एक बार समझाता हूं आपको। ठीक है, जैसे मानो, ठीक है, लोकोमोशन का मतलब समझो मेरी बात। ठीक है, एक तो था मूवमेंट, एक होता है लोकोमोशन। मूवमेंट का मतलब है अगर मैं एक ही जगह ठीक है इस तरीके से हिल रहा हूं, दिस इज अ मूवमेंट, जिसके अंदर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ओनली मूवमेंट, जो एक प्लांट का प्योरली फीचर है। क्लियर बिल्कुल। अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है, समझ रहे हो ना मेरी बात, अगर बॉडी एक जगह से अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है, समझना मेरी बात, अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है, बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है बॉडी के अंदर, तो इसको बोलते हैं टर्म हम लोकोमोशन। पर लोकोमोशन किस पर बेस्ड होता है, लोकोमोशन मूवमेंट पर बेस्ड होता है। क्लियर बिल्कुल भाई, हमारे मसल्स में मूवमेंट होगा तो हमारे स्केलेटल सिस्टम में भी मूवमेंट होगा। अगर स्केलेटल सिस्टम में मूवमेंट होगा तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा, और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। क्लियर बिल्कुल। तो व्हाट इज लोकोमोशन, ये वाली बात तो समझ में आई गई होगी आपके, लोकोमोशन क्या है, व्हाट इज लोकोमोशन। तो लोकोमोशन वाली बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं लोकोमोशन की बात करता हूं तो ये लोकोमोशन डिफरेंट टाइप के मूवमेंट पर डिपेंड करता है। जैसे आप जानते हो ना, स्पर्म के अंदर फ्लैजलर मूवमेंट होता है। स्पर्म के अंदर देखोगे टेल होती है, तो टेल के अंदर मूवमेंट होगा तो स्पर्म में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, तो इसको बोलेंगे लोकोमोशन। क्लियर बिल्कुल। कहीं कहीं सीलिया के अंदर मूवमेंट होता है, तो सिलियरली मूवमेंट उस ऑर्गेनिज्म के लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर बिल्कुल। हमारे केस में अगर हम बात करेंगे तो हमारी मसल्स में मूवमेंट होता है जो बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको लोकोमोशन बोलते हैं। अगर मैं प्रोटोजोआ में अमीबा की बात करता हूं तो आपको पता है ना, अमीबा में सूडोपोडिया मूव क्या हो रहा है इनमें भाई, उसके अंदर आप बोलोगे कंटिन्यू मूवमेंट हो रहा है, जिसके मूवमेंट होने से बॉडी में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलोगे आप, लोकोमोशन। क्लियर है बिल्कुल। तो लोकोमोशन किस पर बेस्ड होता है, मूवमेंट पर बेस्ड होता है। क्लियर बिल्कुल, आप समझ रहे हो। तो आप कह सकते हो जितने भी लोकोमोशन होते हैं बेस्ड ऑन मूवमेंट, आप क्लियर। बट ऑल मूवमेंट लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। जैसे मेरा लोअर जो है कंटिन्यू मूव कर रहा है, ठीक है, मूवमेंट हो रहे हैं, क्या मेरे बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नो। यानी सारे के सारे मूवमेंट लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, बट सारे के सारे, ठीक है, लोकोमोशन बेस्ड होते हैं मूवमेंट के, यानी मूवमेंट पर डिपेंड करते हैं। क्लियर है बिल्कुल। तो मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजला एंड टेंटिकल्स आर सो बाय मैनी ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बीइंग कैन मूव लिम्स, भाई हम अपनी बात करते हैं, हम अपने लिम्स में मूवमेंट करते हैं, जॉ में मूवमेंट करते हैं, हमारी आईलिड में मूवमेंट हो रहा है, कंटिन्यू मेरी टंग भी मूव कर रही है। सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन, सम, सारे की बात नहीं कर रहा, सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस, इसको क्या बोलते हैं भाई, लोकेशन भी कह सकते हो। सच वॉलेंट्री मूवमेंट जो हमारी इच्छा पर डिपेंड करते हैं, सच वॉलेंट्री मूवमेंट आर कॉल्ड लोकोमोशन। ये ध्यान रखना है आपको। ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। मेथड ऑफ लोकोमोशन पर
फॉर्म्ड बाय, किस पर भाई कौन परफॉर्म करता है? एनिमल विद देयर हैबिटेट एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म्ड बाय एनिमल, ठीक है, ये वेरी करता है, ठीक है, और किस पर डिपेंड होता है? भाई उसका हैबिटेट क्या है, ठीक है, अगर पानी में है तो आप समझ रहे हो ना, तो स्विमिंग टाइप का, भाई स्विमिंग करेगा वो, ठीक है, अगर वो एयर में है फ्लाइंग करेगा, अगर अर्थ पर है तो अलग टाइप का उसका लोकोमोशन होगा, आप समझ रहे हो। तो आपके लोकोमोशन का मेथड क्या है, आप समझ रहे हो, आपके हैबिटेट पर डिपेंड करेगा, और डिमांड ऑफ सिचुएशन क्या है भाई, ठीक है, उस समय की जरूरत क्या है उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है बिल्कुल, तो ये ध्यान रखना है। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट। भाई 3 टाइप के मूवमेंट होते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। एक तो अमीवॉइडल मूवमेंट जिसमें सूडोपोडिया, ठीक है, सूडोपोडिया का मूवमेंट हो रहा है जो लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिलियरली मूवमेंट, जहां सीलिया होते हैं वहां सिलियरली मूवमेंट होगा। और मस्कुलर मूवमेंट जो हमें पढ़ना है डिटेल्ड में, क्योंकि ह्यूमन का स्टेटस, ह्यूमन का आप पूरा सिस्टम पढ़ रहे हो, तो यहां पर आपको मस्कुलर मूवमेंट पे ज्यादा फोकस करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। तो मसल्स, बेसिक मैंने एनसीईआरटी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिनमें डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो मसल्स क्या है? इट इज अ स्पेशलाइज्ड, ठीक है, टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू जिनका ओरिजिन मीजोडर्मल होता है, ठीक है। इट इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू जिनका ओरिजिन क्या होगा? मीजोडर्मल। एनसीईआरटी की लाइन। अगली, नंबर ऑफ मसल्स, हमारी बॉडी में कितने मसल्स होते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में 639 मसल्स होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 639 मसल्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ मसल्स 639। इनको आप डिवाइड कर सकते हो पेयर्ड और अनपेयर्ड में, ठीक है, पेयर्ड और अनपेयर्ड, पेयर्ड अनपेयर्ड। अगर मैं पेयर्ड मसल्स की बात करता हूं, समझना, तो जो पेयर्ड मसल्स होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली होते हैं 317 के आसपास। अनपेयर्ड 5 होते हैं, 5 अनपेयर्ड होते हैं। जरा काउंटिंग करके देखो, क्या 639 मसल्स बैठ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ पेयर्ड होते हैं, कुछ अनपेयर्ड होते हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अगर एनसीईआरटी की लाइन देखी जाए तो एनसीईआरटी की लाइन के हिसाब से क्वेश्चन बनता है जो टोटल नंबर ऑफ मसल्स होता है वो बॉडी वेट का, हमारे बॉडी वेट का 50 टू अप्रोक्सीमेटली 40 टू 50% होना चाहिए। ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो टोटल बॉडी वेट का ये मसल्स कितना होना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 40 टू 50%। एक हेल्दी ह्यूमन है, अगर प्रॉपर सारे मसल्स हैं उसके अंदर, तो उसके जो मसल्स हैं बॉडी वेट के 40 टू 50% होने चाहिए। क्लियर है बिल्कुल? यानी मसल्स, पूरे बॉडी वेट का अकेला मसल्स 40 टू 50% पार्ट बनाता है, समझे। एक प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स पर क्वेश्चन आता है। मसल्स की प्रॉपर्टी क्या है? देखो, जैसे मैंने बताया था कि मसल्स की जो सेल्स होते हैं वो भी एक्साइटेबल हैं। कैसे सेल हैं? एक्साइटेबल हैं, क्योंकि उनकी सरफेस पर चार्ज मिलता है। आगे मैं नर्व भी बताऊंगा, नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा तो न्यूरॉन की बात करूंगा, नर्व सेल की बात करूंगा, तो न्यूरॉन्स और नर्व सेल भी एक्साइटेबल होते हैं, समझ रहे हो। न्यूरॉन्स और नर्व सेल भी एक्साइटेबल होते हैं क्योंकि उनकी सरफेस पर चार्ज होता है, पोटेंशियल होता है, ठीक है। ऐसे ही मसल्स की सेल पर भी चार्ज और पोटेंशियल होता है, इसलिए ये भी एक्साइटेबल होते हैं। क्लियर है बिल्कुल? किसी भी सेल की सरफेस पर कह सकते हो चार्ज या पोटेंशियल है तो उसके अंदर एक्साइटेबिलिटी मिलती है। क्लियर बिल्कुल? तो मसल्स भी एक्साइटेबल होते हैं और नर्व या न्यूरॉन्स भी एक्साइटेबल होते हैं। पहली बात, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करने की कैपेबिलिटी भी होती है, मसल्स में एक्सटेंट करने की कैपेसिटी भी होती है, एक्सटेंसिबिलिटी भी होती है, और इलास्टिसिटी भी देखने को मिलती है। यानी मसल्स में, समझना मेरी बात, कंडक्टिविटी भी देखने को मिलती है, इलास्टिसिटी है, ठीक है। दो, एक तो कॉमन, एक क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी जो कॉमनली मिलती है मसल्स के अंदर और नर्व के अंदर, तो आप बोलोगे एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी ऑल्सो प्रेजेंट इन, एक्साइटेबिलिटी ऑल्सो प्रेजेंट इन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑल्सो प्रेजेंट इन नर्व सेल। भाई नर्व सेल्स के अंदर भी एक्साइटेबिलिटी है और मसल्स के अंदर भी एक्साइटेबिलिटी मिलती है, पर कॉन्ट्रैक्ट करने की,
एक्सटेंशन करने की और इलास्टिसिटी ये तीन प्रॉपर्टी ओनली प्रेजेंट इन मसल्स, ठीक है। जबकि अगर मैं इन तीनों की बात करता हूं तो ओनली प्रेजेंट इन मसल्स। आप समझ रहे हो? अगर मैं बात करूं समझना, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, ये प्रॉपर्टी मसल्स में भी मिलती है, और समझ ये प्रॉपर्टी ओनली मसल्स में मिलती है, जबकि एक्साइटेबिलिटी मसल्स और न्यूरॉन दोनों जगह देखने को मिलती है। समझे? तो ये ध्यान रखना। अगर मैं आपको नंबर ऑफ मसल्स की बात करता हूं, आप कहोगे सर ये तो फिक्स होता है। यस, फिक्स होता है। एक सूखा पहलवान होता है, एकदम सूखा ढांचा इंसान का, और एक समझ WWF या WW जो आप देखते हो, ई या जो भी है, ठीक है, इनके जो फाइटर्स होते हैं, रेसलर्स होते हैं, उनमें नंबर ऑफ मसल्स बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसा देखने में लगता है, समझ रहे हो, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत हैवी होती है। तो हमारे भाई माइंड में क्या आएगा? थॉट, ठीक है, यार इनमें तो नंबर ऑफ मसल्स बहुत ज्यादा है, ये सूखा इंसान खड़ा हुआ है, इसके पास तो मसल्स ही नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, समझ रहे, उस सूखे इंसान के पास भी नंबर ऑफ मसल्स उतना ही है जितना उस फाइटर के अंदर है। नंबर ऑफ मसल्स दोनों में बराबर है। तो सर ऐसा डिफरेंस कैसे? ठीक है, उसने अपनी मसल्स के अंदर क्या कर लिया है, ठीक है, बहुत ज्यादा उसने डेवलपमेंट कर लिया है, उसके कह सकते हो उसने उसकी थिकनेस को इंक्रीज किया, पर नंबर ऑफ मसल्स उतना ही है, ठीक है, नंबर ऑफ मसल्स उतना ही है। एक टर्म आता है हाइपरट्रॉफी, एक आता है हाइपरप्लेसिया, ठीक है, मसल्स में हाइपरट्रॉफी मिलती है, साइज बढ़ जाता है मसल्स का, समझ रहे ना मेरी बात, एंड्रोजन के इफेक्ट से, एक्सरसाइज की वजह से, ठीक है, पर नंबर नहीं बढ़ता, ठीक है, नंबर ऑफ मसल्स फिक्स रहते हैं आफ्टर बर्थ। ये कम हो सकते हैं पर बढ़ नहीं सकते। क्लियर है बिल्कुल? तो अब मैं बात करूंगा इसी की, ठीक है। तो आज हमारा टारगेट है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स देखो, टाइप्स ऑफ मसल्स में लास्ट में कराता हूं, ठीक है। पहले स्केलेटल क्लियर करो। स्केलेटल का मतलब है जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, जिनके मूवमेंट से स्केलेटल सिस्टम में भी मूवमेंट होता है, और जो बॉडी के डिस्प्लेसमेंट या लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, फिर से बोल रहा हूं, कंकालीय पेशियां, स्केलेटल मसल्स, ठीक है, ये टोटली वॉलंटरी होते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? वॉलंटरी होते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं। इनके अंदर लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड, बताऊंगा आगे कैसे होते हैं। इसलिए इनको स्ट्राइटेड बोलते हैं, क्योंकि लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलते हैं। स्ट्राइप्ड भी बोलते हैं इन मसल्स को, स्ट्राइप्ड, अगर लाइट और डार्क बैंड ट्रांसवर्स अरेंज हो, ट्रांसवर्सली अरेंज हो, समझ रहे हो, तो ऐसे मसल्स को हम स्ट्राइप्ड बोलते हैं, ठीक है। लाइट एंड डार्क बैंड मिल रहे हैं मींस स्ट्राइटेड हैं, और ये ट्रांसवर्स बैंड देखने को मिल रहे हैं, इनको स्ट्राइप्ड बोलते हैं। क्लियर बिल्कुल? तो तीन प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, वॉलंटरी होते हैं, स्ट्राइटेड होते हैं, स्ट्राइप्ड होते हैं। क्लियर बिल्कुल? और साथ खास बात है अपने स्केलेटल मसल्स की, हमारे स्केलेटल मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। क्लियर बिल्कुल? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। सर मल्टी न्यूक्लिएटेड बनते कैसे हैं? क्या एक न्यूक्लियस के डिवीजन से बनते हैं? अब देखो, मल्टी न्यूक्लिएटेड दो टाइप के हो सकते हैं, या तो न्यूक्लियस की डिवीजन से भी मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकते हैं, बट यहां ऐसा नहीं होता। यहां कई सेल आपस में फ्यूज हो जाते हैं, कई सेल आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जिनके साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स हो जाते हैं और न्यूक्लियस एक कॉमन साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। तो ऐसे जो एक सेल बनेगा ना, फ्यूजन से जो सेल बनता है, ठीक है, उस सेल को मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलेंगे। और इस टाइप के जो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, इस जो मेथड है इनके बनने का, उसको सिंसाइसियम बोलते हैं। एनसीईआरटी ने टर्म यूज किया है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब एम्ब्रियोनिक भ्रूणी अवस्था होती है तब बनती है मसल्स, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 100 या उससे ज्यादा मायोब्लास्ट, मायो मतलब कॉन्ट्रैक्शन, समझ रहे हो, ब्लास्ट का मतलब जिसमें डिवीजन कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, ऐसे सेल्स जिसमें कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी होती है, जो हाईली डिवाइड करते हैं, उनको मायोब्लास्ट बोलते हैं। तो लगभग 100 या 100 से ज्यादा मायोब्लास्ट आपस में फ्यूज कर जाते हैं। देखो, दिस ऑल आर मायोब्लास्ट, ठीक है। आफ्टर फ्यूजन लगभग मोर देन या इक्वल टू 100, मोर देन या इक्वल टू 100 मायोब्लास्ट आपस में फ्यूज होकर के एक सेल, सिंगल सेल बनाते हैं, जो कैसी है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है। मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल फाइबर बन रहा है, इसी को बोलते हैं सिंसाइसियम। क्या बोलते हैं इसको? सिंसाइसियम, मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल फाइबर, सिंसाइसियम,
ठीक है। तो हमारे स्केलेटल मसल्स फाइबर कुछ ऐसे ही होते हैं जो फ्यूजन से बनते हैं, ठीक है। कितने सेल्स? अप्रोक्सीमेटली 100 या मोर देन 100 सेल के फ्यूजन से बनते हैं। इसको बोलते हैं सिंसाइसियम। क्लियर? बिल्कुल। तो मैंने बताया एक नॉर्मल इंसान के अंदर और एक पहलवान के अंदर नंबर ऑफ मसल्स कांस्टेंट होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर? बिल्कुल। समझ पा रहे हो ना? हां, बराबर होते हैं बेटा। आफ्टर बर्थ नंबर ऑफ मसल्स फिक्स हो जाता है। क्लियर है? हां, बिल्कुल फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो बस उस पहलवान के अंदर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है, थिकनेस ज्यादा होती है, ठीक है। तो स्केलेटल मसल सो हाइपरट्रॉफी। अगर उस इंसान को देखा होगा जिम में लोग क्या करते हैं, स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस लेते हैं, ठीक है। DHEA, डिहाइड्रोएपी एंड्रोस्ट्रॉन, ठीक है। ये एक तरीके से स्टेरॉइड्स है, एंड्रोजन है। जब आप एंड्रोजन के इंजेक्शंस लोगे तो ये कह सकते हो हाइपरट्रॉफी को इंड्यूस करते हैं, साइज को, थिकनेस को बढ़ाते हैं, पर नंबर नहीं बढ़ता। नंबर कम हो सकता है पर बढ़ नहीं सकता। आप समझ रहे हो ना? तो ध्यान रखना है आपको, नंबर ऑफ मसल्स आफ्टर बर्थ फिक्स रहता है, कम हो सकता है पर इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। मसल्स फाइबर मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। एक WWF के फाइटर, ठीक है, और एक नॉर्मल दुबले पतले इंसान के अंदर नंबर ऑफ मसल्स कांस्टेंट रहते हैं। बस अंतर जो होता है वो किसका होता है? हाइपरट्रॉफी का अंतर होता है। उसके अंदर मसल्स में हाइपरट्रॉफी हो जाती है और वैसे नॉर्मल केस में हाइपरट्रॉफी नहीं होती। क्लियर है? हाइपरट्रॉफी का मतलब है थिकनेस बढ़ना, पर हाइपरप्लेसिया नहीं होता, नंबर नहीं बढ़ता, सिर्फ थिकनेस बढ़ती है एंड्रोजन के इफेक्ट से, ठीक है। तो डिटेल्ड हम इसी का पढ़ने वाले हैं, इन फाइबर्स का। तो एनसीईआरटी ने सबसे पहले मसल्स का एक स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। तो सबसे पहले मैं मसल्स की बात करता हूं, ठीक है। तो मसल्स को बोन से जोड़ने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? टेंडन की रिक्वायरमेंट होती है। टेंडन मसल्स को बोन से जोड़ते हैं, लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ते हैं, टिश्यू में हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं ना आपको, ये तो बोन है, ये सब टेंडन है, टेंडन। ये टेंडन है, ठीक है। ये टेंडन है, ये बोन है, ये मसल्स है, ठीक है। ये जो दिख रही है ना आपको, ये मसल्स है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा, ये मसल्स है, ये मसल्स है। क्लियर? बिल्कुल। समझना, ये मसल्स है, मसल्स के अराउंड भी एक लेयर होती है, कवरिंग होती है, मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये मसल्स का पूरा स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपसे कहूं मसल्स किसके मिलने से बनते हैं, तो देखो अंदर सर्किल्स नजर आ रहे हैं आपको, सर्किल्स, ठीक है, सर्किल्स। इनको फेसिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? फेसिकल्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको? फेसिकल्स। एक होता है फेसिकल्स और एक होता है फैसिया। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? एक मिनट, ठीक है। ठीक है। तो मैं क्या बात चल रहा था? हाँ, क्या कर रहा था? मसल्स, ठीक है। तो मसल्स किसके मिलने से बनते हैं? इट इज अ बंडल ऑफ फेसिकल्स, ठीक है। जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये अंदर ये दिख रहे हैं आपको, ये ऐसे दिखा दो। अच्छा, कलर चेंज करते हैं। ये फेसिकल है, समझना। ये फेसिकल्स नजर आ रहे हैं आपको, यानी मसल्स क्या होते हैं? अगर मैं मसल्स की बात करता हूं, मसल्स इज अ बंडल ऑफ फेसिकल्स। मसल्स क्या है? मसल्स क्या है? बंडल ऑफ फेसिकल्स। मसल्स फेसिकल्स के बंडल्स होते हैं, ठीक है। मसल्स फेसिकल्स के बंडल्स होते हैं, ठीक है। या अगर मैं फेसिकल्स को पूछता हूं, फेसिकल्स क्या होते हैं? फेसिकल्स इज अ मसल बंडल। जो मसल के बंडल हैं उनको फेसिकल बोलते हैं, एनसीईआरटी बोलती है। फेसिकल्स क्या है? फेसिकल इज अ मसल बंडल, एनसीईआरटी बोलती है। फेसिकल्स क्या है? फेसिकल मसल बंडल है।
फेसिकल्स क्या है? फेसिकल मसल बंडल होते हैं, जो मसल बंडल है वो फेसिकल्स हैं, ठीक है, समझना। एनसीईआरटी का डायग्राम भी दिखा दूंगा आपको मैं, ठीक है, ठीक है। फेसिकल्स क्या है? फेसिकल्स इज अ मसल बंडल, फेसिकल्स इज अ मसल बंडल पूछा जाता है, मसल बंडल पूछेगा तो फेसिकल, समझना मेरी बात, मसल बंडल पूछेगा तो फेसिकल्स, या मसल्स इज अ बंडल ऑफ फेसिकल, बात तो एक ही है, कई फेसिकल मिलकर के ही तो मसल्स बना रहे हैं, ठीक है। तो मसल्स क्या है? इट इज अ बंडल ऑफ फेसिकल्स, फेसिकल क्या है? इट इज अ, समझ रहे हो, मसल बंडल, क्लियर है बिल्कुल। और सारे फेसिकल्स को आपस में जोड़ने के लिए ये कोलेजन फाइबर का नेटवर्क दिख रहा होगा, ये कोलेजन फाइबर का नेटवर्क दिख रहा होगा, इस कोलेजन फाइबर के नेटवर्क को हम बोलते हैं फेसिया, समझना मेरी बात, फेसिया। फेसिया क्या होता है? इट इज अ कोलेजन फाइबर, ये सब कोलेजन फाइबर्स हैं, ठीक है, जो इन सारे फेसिकल्स को आपस में बांध के रखते हैं, ठीक है। मसल्स के अराउंड भी देखने को मिलते हैं, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये फेसिया मसल्स के अराउंड भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और इन सारे के सारे फेसिकल्स को भी आपस में बांधने का काम करते हैं कोलेजन फाइबर, टाइटली बाउंड अप, समझना मेरी बात, ठीक है। तो फेसिया समझ में आया, ये कोलेजन फाइबर, इनके अंदर रेड कलर के स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। तो एक मसल्स ढेर सारे फेसिकल के मिलने से बनता है, और फेसिकल किसके मिलने से बनते हैं? फेसिकल के अंदर भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ध्यान से देखोगे तो फेसिकल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं आपको फेसिकल्स के अंदर, समझना, तो ये येलो कलर के स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं फेसिकल्स के अंदर, इनको बोलते हैं बेटा, जो अंदर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, मसल फाइबर। तो कई मसल फाइबर के मिलने से फेसिकल्स बनते हैं, कई फेसिकल के मिलने से मसल्स बनते हैं, तो ये क्या है? मसल फाइबर। मसल फाइबर, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मसल फाइबर क्या होते हैं, ठीक है, फेसिकल्स क्या होते हैं, समझ में आ गया, कई फेसिकल के मिलने से मसल्स, ठीक है, और अगर मैं फेसिकल्स की बात करता हूं, कई मसल फाइबर के मिलने से, ठीक है, समझ रहे हो, फेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है। तो मसल्स फाइबर क्या है, ठीक है, तो मसल फाइबर इज अ यूनिट, एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स, ये मसल्स की स्ट्रक्चरल यूनिट है, एनाटॉमिकल यूनिट है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, ये मसल्स की स्ट्रक्चर या एनाटॉमिकल यूनिट है, ठीक है। मसल फाइबर को आप मसल सेल भी बोल सकते हो, क्योंकि ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है, मसल फाइबर बोलो या मसल सेल बोलो, एनसीईआरटी दोनों ने रखा है मसल सेल्स, मसल सेल भी बोल सकते हो उसको, क्योंकि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, सिंसाइसियम, इट इज अ यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट बोल सकते हो, स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, यूनिट मतलब इकाई, यानी मसल सेल जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ये मसल्स की स्ट्रक्चरल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट की बात करते हैं तो सार्कोमियर होता है, जो मैं बताने वाला हूं आगे, ठीक है। तो मसल फाइबर समझ में आ गया, मसल फाइबर कैसे होते हैं? ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। कहां दिख रहे हैं आपको ये मल्टी न्यूक्लियस? ध्यान से देखो, डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, जो डॉट डॉट दिख रहे हैं वो एक्चुअल में मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स फाइबर हैं, ठीक है, कई न्यूक्लियस हैं जो पेरिफेरी पर लगे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं इस मसल फाइबर की बात करता हूं तो इस मसल फाइबर के अंदर ध्यान से देखोगे एक लेयर दिख रही है आपको पिंक कलर की, इसको बोलते हैं सार्कोलेमा, सार्कोलेमा, और सार्कोलेमा के अंदर लिक्विड होगा, उसको क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म, ठीक है। अब सार्कोप्लाज्म में क्या फ्लोट कर रहा है? सार्कोप्लाज्म में ऐसे फाइबर फ्लोट कर रहे हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी होती है, ठीक है, इनको मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? मायोफाइब्रिल्स, समझना, इनको हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। इनको हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स, क्लियर? बिल्कुल। और जब हम मायोफाइब्रिल्स की बात करते हैं तो इनके पास कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी होती है, इन्हीं फाइबर के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो मसल सेल है,
या मसल फाइबर है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्लियर? बिल्कुल। इसमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। जो एक सेल है, जो कैसी सेल है, एक मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है, सिंसाइसियम, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है। और ऐसे ही कई मसल फाइबर मिलकर के क्या बनाते हैं, फेसिकल्स बनाते हैं, और ऐसे कई फेसिकल्स मिलकर के मसल बनाते हैं। यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है। और अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूं कि इस मायोफाइब्रिल में क्या देखने को मिल रहा है, इसमें भी अगेन छोटे छोटे फिलामेंट हैं, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट। तो ये निकल रहे हैं ना, ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स हैं। अगर मैं इनकी बात करूंगा तो इट इज अ एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं और मायोसिन होते हैं। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। एक्टिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो थिन फिलामेंट्स होते हैं, और मायोसिन फिलामेंट होते हैं वो थिक फिलामेंट होते हैं। ठीक है। अगर मैं एक्टिन की बात करता हूं तो एक्टिन कैसे होंगे, एक्टिन छोटे थिन होंगे, जबकि मायोसिन की बात करेंगे कैसे होंगे, थिक फिलामेंट होंगे। समझ रहे हो? हां, अगर नंबर की बात की जाए, क्वेश्चन नहीं आएगा, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, ये अप्रोक्सीमेटली 3000 तक हो सकते हैं एक मायोफाइब्रिल के अंदर, ये अप्रोक्सीमेटली 1500 तक हो सकते हैं एक सिंगल मायोफाइब्रिल में। ठीक है। तो अब यूनिट समझ में आई होगी, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। ठीक है। कई छोटे छोटे एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के मिलने से एक कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट बनता है, जिसको मायो मतलब कॉन्ट्रैक्शन, मायोफाइब्रिल बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ही मायोफाइब्रिल एक सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है, सार्कोप्लाज्म से बोलते हैं, उसके अंदर फ्लोट करते हैं। ठीक है। किस सेल के? वो बोलो क्या, मसल सेल के। ठीक है। और इसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं मसल सेल को, क्योंकि कई मसल सेल के मिलने से ही मसल्स बनती है। ठीक है, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। और ऐसे कई मसल सेल के मिलने से फेसिकल बनते हैं, और कई फेसिकल के मिलने से मसल का फॉर्मेशन होता है। तो इस सीक्वेंस समझ में आई होगी, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कवरिंग के ऊपर। ठीक है, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, समझ रहे हैं मेरी बात? एंडोमाइसियम टर्म आता है। माइसियम मतलब हम मसल्स की लेयर की बात कर रहे हैं, समझना मेरी बात? ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे यहां पर, एक मिनट, हाँ, तो अगर मैं आपसे कहूं मसल्स की कवरिंग क्या होगी, मसल्स की कवरिंग क्या होगी, मसल्स की कवरिंग क्या होगी? ठीक है। ऐसे पूछूं कि फेसिकल की कवरिंग क्या होगी, फेसिकल की कवरिंग, फेसिकल की कवरिंग क्या होगी? ऐसी मैं आपसे पूछूं कि बेटा मसल फाइबर की कवरिंग क्या होगी, ये 3 कवरिंग आप थोड़ा याद रख लेना तो काम बन जाएगा। ठीक है। जैसे मसल की कवरिंग पूछेगा तो एपीमाइसियम, फेसिकल की कवरिंग पूछेगा पेरीमाइसियम, और अगर मसल की कवरिंग पूछेगा मसल फाइबर की, ठीक है, तो एंडोमाइसियम, तो तीनों कवरिंग ध्यान रखना। ठीक है। और ये मत भूल जाना कि जो मसल फाइबर होते हैं, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनके अंदर जो लिक्विड होता है इसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, और इस लिक्विड को होल्ड करने के लिए अंदर एक लेयर होती है, इसको सार्कोलेमा बोलते हैं। ठीक है। और इसी सार्कोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं मायोफाइब्रिल। तो मुझे नहीं लगता यहां तक आपको कोई डाउट शाउट होना चाहिए। ठीक है। कमेंट में जरूर बताते रहो, डाउट शाउट तो नहीं है कोई? ठीक है। एकदम कंसेप्चुअल ब्रेन में सेट हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, चलो हुआ होगा। ठीक है, चलो इसको एनसीईआरटी ने भी इस तरीके से दे रखा है, तो एनसीईआरटी का डायग्राम भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहां से भी आ जाएगा। फेसिकल्स को क्या बोलते हैं? मसल बंडल। ठीक है, मसल सेल या मसल फाइबर एक ही बात है, ध्यान रखना आप। ठीक है। और कई मसल फाइबर सेल के मिलने से फेसिकल्स बनते हैं, और फेसिकल्स के मिलने से मसल बनती है। ठीक है। ये सब ब्लड वेसल्स नजर आ रहे होंगे, ब्लड कैपिलरी आपको, और सार्कोलेमा नजर आ रही है आपको, सार्कोलेमा, जिसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म, जिसके अंदर मायोफाइब्रिल फ्लोट करते हैं। तो एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप कर पाओगे। क्लियर है? बिल्कुल। अब चलो हम बात करेंगे अब किसकी, अब फाइबर की बात करेंगे। इस फाइबर को बाहर निकाल लेते हैं, एक सिंगल फाइबर को हम बाहर निकालते हैं, मायोफाइब्रिल को बाहर निकालते हैं। चलो, अगर हम मायोफाइब्रिल को बाहर निकालेंगे तो कुछ आपको ऐसा नजर आएगा, मायोफाइब्रिल, समझना मेरी बात,
इस मायोफाइब्रिल में अगर ध्यान से देखोगे, इसको मैं हटाता हूं जरा 1 मिनट। हाँ, अब ध्यान से देखो, इसको थोड़ा, इसको भी एक बार मैं हटाता हूं, है ना, ये थोड़ा दोबारा से देखूंगा तब समझ पाओगे इसको अच्छे से, ठीक है। अगर इस मायोफाइब्रिल को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो आपको यहां पर कुछ लाइंस नजर आ रही हैं इसके अंदर, लाइंस, ठीक है। इनको हम जेड लाइन बोलते हैं। नहीं, व्हाइट कलर की लाइन दिख रही है, ये इनको क्या बोलते हैं? जेड लाइन, जेड लाइन। फिर क्या है? ये जेड लाइन, समझना। और 2 जेड लाइन के बीच का जो स्पेस नजर आ रहा है ना आपको, 2 जेड लाइन के बीच का स्पेस, ये 2 जेड लाइन के बीच का स्पेस, ये स्पेस, इसको बोलते हैं सार्कोमियर। इसको क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। सार्कोमियर एक्चुअल में क्या है? इट इज आप बोलोगे प्रेजेंट बिटवीन 2 जेड लाइन। 2 जेड लाइन के बीच का जो स्पेस है ना, उसको सार्कोमियर बोलेंगे। और सार्कोमियर भाई, जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती ना, या फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये पास और दूर होते हैं, ठीक है, ये पास और दूर होते हैं, ठीक है। जेड लाइन पास और दूर होते हैं, सार्कोमियर में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो सार्कोमियर को आप बोल सकते हो फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। अगर मसल्स की फंक्शनल यूनिट पूछेगा तो आप बोलोगे मसल्स की फंक्शनल यूनिट सार्कोमियर है। समझना मेरी बात, मसल्स की फंक्शनल यूनिट सार्कोमियर है बिटवीन 2 जेड लाइन, ठीक है। और इसमें क्या नजर आ रहे हैं आपको येलो कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। जो येलो कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको हम एक्टिन बोलते हैं। जो पिंक कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं थिक वाले, इनको हम मायोसिन बोलते हैं, ठीक है। तो येलो कलर के थिन स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे? एक्टिन। और जो पिंक कलर के स्ट्रक्चर है वो मायोसिन है। यानी यहां पर आपको एक्टिन और मायोसिन देखने को मिल रहे हैं। यहां पर आपको एक्टिन और मायोसिन देखने को मिल रहे हैं। थिन और थिक फिलामेंट देखने को मिल रहे हैं। मायोसिन थिक होता है, एक्टिन थिन होता है। क्लियर है? बिल्कुल। यानी यहां पर थिन और थिक फिलामेंट देखने को मिल रहे हैं। अब ध्यान से देखोगे कि यहां पर आपको लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलेंगे। सर कैसे? बताता हूं अभी, ध्यान से देखो। कलर लेते हैं थोड़ा सा, ये लेते हैं, ध्यान से देखो। यहां सिर्फ आपको इतने वाले पार्ट के अंदर आपको सिर्फ एक्टिन मिलेंगे, पर यहां पर एक्टिन और मायोसिन दोनों मिल रहे हैं। फिर यहां थोड़े थिक फिलामेंट मायोसिन मिलेंगे, फिर यहां पर एक्टिन और मायोसिन दोनों मिलेंगे, फिर एक्टिन मिलेंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात? यानी इतने पार्ट के अंदर अगर मैं ध्यान से देखूं, इतने पार्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? इतने पार्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है? फिर इतने पार्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है? समझना, यहां क्या देखने को मिल रहा है, और फाइनली आपको यहां क्या देखने को मिल रहा है, जरा बताओ। इतने इतने पार्ट में, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना। यहां आपको सिर्फ एक्टिन देखने को मिल रहा है, यहां पर आपको एक्टिन प्लस मायोसिन देखने को मिल रहा है, यहां सिर्फ मायोसिन, फिर एक्टिन प्लस मायोसिन, और फिर अगेन एक्टिन। यानी वेरिएशन देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है, इन फिलामेंट्स में, बैंड्स के अंदर। तो जहां एक्टिन होगा वहां लाइट बैंड बनेगा, जहां एक्टिन होगा वहां लाइट बैंड बनेगा, और यहां डार्क बैंड बनेगा। यहां क्या बनेगा? इन तीनों के अंदर डार्क बैंड, क्योंकि मायोसिन थिक फिलामेंट होते हैं। जहां मायोसिन दिख रहा है वहां डार्क बैंड बनेगा। पर इस डार्क में भी वेरिएशन है। एक्टिन और मायोसिन दोनों है, तो मोर डार्क है, फिर लेस डार्क है, फिर मोर डार्क है। मोर डार्क क्यों? जहां एक्टिन और मायोसिन दोनों होंगे ज्यादा डार्कनेस होगी, थिक ज्यादा होगा, या थिक कम होगा। तो डार्कनेस में भी आपको वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। लाइट डार्क लाइट, इस तरीके के बैंड जहां भी देखने को मिलते हैं तो समझ लो वो स्ट्राइटेड मसल्स हैं, ठीक है। और ट्रांसवर्स बैंड देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इनको स्ट्राइप्ड मसल्स भी बोलते हैं। क्लियर? बिल्कुल। तो स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल मुझे लगता है क्लियर होगा। अब मैं एक सार्कोमियर को बाहर निकालूंगा, ओनली सिंगल सार्कोमियर को। सिंगल सार्कोमियर का मतलब है इट इज अ स्पेस बिटवीन 2 जेड लाइन। एक सार्कोमियर को बाहर निकालता हूं, आपके सामने आ गया सिंगल सार्कोमियर, ठीक है। अगर मैं एक सार्कोमियर की बात करता हूं तो ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखना, एक सार्कोमियर के अंदर सिंगल सार्कोमियर है, जेड लाइन, ये जेड लाइन है, वो जेड लाइन है, ठीक है। जेड लाइन की बात कर लेते हैं पहले,
जेड लाइन, जेड लाइन, एक जेड लाइन इधर है और एक जेड लाइन इधर है, और दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। सार्कोमियर, तो सार्कोमियर एक्चुअल में है क्या? इट इज अ पार्ट बिटवीन टू जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच के स्पेस को हम सार्कोमियर बोल रहे हैं, ठीक है। और सेंटर में जो लाइन दिख रही है ना, ये लाइन दिख रही है, इसको एम लाइन बोलते हैं, एम लाइन। तो दो जेड लाइन के मिड में आपको क्या देखने को मिलती है? एम लाइन, ठीक है। आप समझ रहे हो, दो जेड लाइन के बीच में एम लाइन देखने को मिलती है आपको, ठीक है। और सार्कोमियर इट इज अ पार्ट बिटवीन टू जेड लाइन, ठीक है। और समझने की कोशिश करना, ये सेंटर में मिडिल में एक एम लाइन होती है, प्रोटीन से मिलकर बनती है, मायोसिन प्रोटीन, जो उसको होल्ड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड कराती है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है बिल्कुल? चलो अब ध्यान से देखोगे, अभी मैंने बताया, जस्ट अभी मैंने बताया, देखो यहां से यहां तक ओनली और ओनली आपको क्या देखने को मिल रहा है? एक्टिन फिलामेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है, ओनली एक्टिन। इसको किसका? यहां आपको एक्टिन और मायोसिन दोनों देखने को मिल रहे हैं, ध्यान से देखो। फिर यहां आपको ओनली और ओनली मायोसिन देखने को मिल रहा है, और लास्ट में देखो यहां फिर आपको एक्टिन और मायोसिन दोनों देखने को मिल रहे हैं, ध्यान से देखना। जबकि अगर मैं बात करूं इस जेड लाइन के बाहर, तो यहां इस पूरे पार्ट के अंदर आपको ओनली और ओनली एक्टिन देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप समझ रहे हो? अगर मैं इस मसल्स को डिवाइड कर दूं तो समझना, दो सार्कोमियर के बीच में यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? एक्टिन। फिर यहां से यहां तक आपको एक्टिन और मायोसिन, फिर यहां पर आपको ओनली और ओनली मायोसिन, और फिर आपको यहां से यहां तक ओनली और ओनली एक्टिन मायोसिन बोथ, और फिर यहां पर आपको ओनली और ओनली एक्टिन देखने को मिल रहा है। क्लियर है बिल्कुल? यानी समझने की कोशिश करना, यहां ओनली एक्टिन है और एक ही टाइप का बैंड बन रहा है, लाइट बैंड, ठीक है। आप समझना, जो एक जैसा, इसको आई बैंड बोलते हैं, समझाता हूं आई क्यों बोलते हैं, बताता हूं। आई बैंड बोलते हैं, आई बैंड, समझना, इसको आई बैंड बोलेंगे। इधर भी जो दिख रहा है ना, ये भी आई बैंड है, आई बैंड। आई बैंड यहां तक नहीं होता, बिल्कुल समझो, ये हाफ आई बैंड है। जो लाइट आपको दिख रहा है ना, पूरा आई बैंड है। आई का मतलब बिल्कुल लाइट, यहां से यहां तक जो एक्टिन फिलामेंट दिख रहा है ना, पूरा लाइट बैंड है, ठीक है। ये पूरा यहां से यहां तक, जहां तक पूरा दिख रहा है ना, ये पूरा आई बैंड है। आई बैंड का मतलब है जिसमें सिर्फ एक्टिन देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहां सिर्फ एक्टिन देखने को मिल रहा है, आई बैंड है, आई बैंड है। आई बैंड समझ में आ गया? आई बैंड में सिर्फ और सिर्फ एक्टिन होता है और कुछ नहीं होता। आई बैंड में सिर्फ एक्टिन होता है और कुछ नहीं होता। अब बीच में देखो, इस बीच वाले पार्ट में कुछ ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, इसको ओ जोन बोल सकते हो, ठीक है। ओवरलैपिंग पार्ट है, ओ बैंड भी बोल सकते हो। ये फिर ओवरलैपिंग वाला पार्ट आ गया, ओ बैंड बोल सकते हो। बीच में देखो नॉन ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, साइंटिस्ट थे हैंसन, जिन्होंने उसको देखा था, इसको हैंसन जोन बोलते हैं, हैंसन जोन, एच जोन। और एक्चुअल में इन तीनों को मिला दिया जाए, एक्चुअल में समझने की कोशिश करना, एक्चुअल में इन तीनों को मिला दिया जाए, यानी यहां से यहां तक का पूरा पार्ट, यहां से यहां तक का पूरा पार्ट, जिसमें आपको मायोसिन देखने को मिल रही है, यहां से यहां तक का पूरा पार्ट, जिसमें ओनली और ओनली मायोसिन देखने को मिल रही है आपको, समझना। इस पूरे पार्ट के लिए हम टर्म यूज करेंगे क्या? ए बैंड। कौन सा बैंड? ए बैंड। ए बैंड क्यों बोल रहे हैं? ए बैंड इसलिए बोल रहे हैं, ए मतलब होता है एन आइसोट्रॉपिक, आई का मतलब होता है आइसोट्रॉपिक, समझना। अगर आपको सिर्फ एक्टिन ही एक्टिन दिख रही है, यानी ओनली लाइट बैंड है, ठीक है, एक्टिन का मतलब ओनली लाइट बैंड, तो जहां पर भी ए बैंड आई बैंड दिख रहा है ना, लाइट बैंड है, कैसा लाइट है, ये लाइट है, ठीक है। आई बैंड ओनली लाइट, क्योंकि थिन फिलामेंट है, ये भी लाइट होगा, लाइट है, लाइट है, बताया था। ए बैंड यानी थिक मायोसिन के मिलने से बनता है, तो डार्क बैंड है, डार्क बैंड, डार्क बैंड है। बस डार्क में देखोगे कुछ ओवरलैपिंग वाला पार्ट भी है, कुछ नॉन ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, कुछ ओवरलैपिंग वाला पार्ट है। नॉन ओवरलैपिंग वाला पार्ट जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एच जोन, हैंसन जोन, हैंसन साइंटिस्ट थे,
हेंसन जोन, नन ओवरलैपिंग पार्ट बिटवीन टू ओ बैंड, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, एच जोन। तो जो पूरा आपको मायोसिन दिख रहा है ये पूरा ए बैंड है। ए का मतलब एनाइसोट्रोपिक, मोर डार्क, लेस डार्क, मोर डार्क, क्योंकि डार्क में वेरिएशन देखने को मिल रहा है, एक जैसा नहीं है। जैसे आई बैंड है, लाइट है तो लाइट है, आइसोट्रोपिक, ठीक है। ए मतलब एनाइसोट्रोपिक, डार्क, लेस डार्क, फिर मोर डार्क, मोर लेस मोर, समझ में आ गया। तो डार्क बैंड का मतलब होता है लेंथ ऑफ मायोसिन, ठीक है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। एक सार्कोमियर क्या है, दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को एक सार्कोमियर बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सार्कोमियर का फॉर्मूला क्या होगा, तो सार्कोमियर में देखो आधा आई बैंड होगा, इधर आधा आई बैंड है, पूरा ए बैंड है, तो आई बैंड आधा ए बैंड पूरा इक्वल टू सिंगल सार्कोमियर, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया आपको, आया नहीं आया कमेंट में बताओ, ठीक है, पता चलना चाहिए कि यार क्लियर हो रहा है या नहीं। एक मैंने मायोफाइब्रिल में से एक सार्कोमियर को बाहर निकाला, सार्कोमियर में सेंटर में एक लाइन देखने को मिल रही है, इसको एम लाइन बोलते हैं, ठीक है। मायोसिन एक प्रोटीन होती है, उससे मिलकर बनती है, जो इन फिलामेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराती है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर है बिल्कुल। अब यहां आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एक्टिन फिलामेंट जो दिख रहे हैं ना, वो लाइट बैंड है, आई बैंड बोल सकते हो। जहां मायोसिन की पूरी आपको दिख रही है मायोसिन, वो ए बैंड है, क्योंकि एनाइसोट्रोपिक है, कुछ ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, कुछ नॉन ओवरलैपिंग पार्ट है, फिर कुछ ओवरलैपिंग पार्ट है, ठीक है। और यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट है आपको, सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर करा दिए। अब क्वेश्चन क्या क्या बन जाते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, कि दो जेड लाइन के बीच में क्या मिलता है, एम लाइन, क्लियर है बिल्कुल, एम लाइन। एच जोन के मिड में क्या मिलता है, एम लाइन, समझना मेरी बात। या ऐसे ही पूछ सकता है आई बैंड के मिड में क्या मिलता है, आई बैंड के मिड में आप बोलोगे जेड लाइन, ठीक है, जैसे बिटवीन, कुछ लिखा है मैंने इधर क्या, हाँ लिख दिया है मैंने, ठीक है, लिख दिया है मैंने इधर, ठीक है, ऑलरेडी इसी चीज को मैंने यहां लिख दिया, जो पर समझा है ना आपको, लिख भी दिया है, कई बच्चों को समझ में ना आए तो इसलिए लिख भी दिया है। आई बैंड का मतलब होता है आइसोट्रोपिक बैंड, ओनली एक्टिन प्रेजेंट होगा, आइसोट्रोपिक ओनली एक्टिन प्रेजेंट होगा। ए बैंड का मतलब होता है एनाइसोट्रोपिक, जिसमें मायोसिन होगा, पर यह मायोसिन अगर ओवरलैपिंग करेगा, अगर मायोसिन ओवरलैपिंग करेगा किसके साथ, आप बोलोगे भाई मायोसिन ओवरलैपिंग करेगा आई बैंड के साथ, तो ओवरलैपिंग वाला बैंड बन जाएगा। और जो नॉन ओवरलैपिंग वाला पार्ट होता है, नॉन ओवरलैपिंग पार्ट बिटवीन ए बैंड, ए बैंड के मिड में जो नॉन ओवरलैपिंग वाला पार्ट होता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है, नॉन ओवरलैपिंग पार्ट बिटवीन ए बैंड, उसको एच जोन बोलते हैं, एच जोन, एच मतलब हेंशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, एक्चुअल में ए बैंड क्या है, इट इज द लेंथ ऑफ मायोसिन, मायोसिन का जो लेंथ दिख रहा है ना, इसको पूरे को आप ए बैंड बोलोगे। ए मतलब एनाइसोट्रोपिक, सम ओवरलैपिंग सम नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है, थिक बैंड, लार्क, ठीक है, डार्क बैंड, ठीक है। तो एनाइसोट्रोपिक है, एक जैसा नहीं है, ठीक है, एनाइसोट्रोपिक। ये क्वेश्चन दो पूछे गए, एम लाइन और जेड लाइन। क्वेश्चन ऐसे आएगा, भाई वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो ए बैंड के मिड में मिलता है, एम लाइन, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो आई बैंड के मिड में मिलता है, जेड लाइन, क्लियर है बिल्कुल। ये पूछे जाते हैं इस तरीके से ट्रिकली क्वेश्चन। अगर कंसेप्ट आपके परफेक्ट है तो इन ट्रिकली क्वेश्चन को आप यूं कर पाओगे, कंसेप्ट परफेक्ट नहीं है तो ये अब गड़बड़ कर दोगे। तो यहां तक कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, अगर एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, समझने की कोशिश करना, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ ठीक है। अगर एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इन बैंड पर क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, अभी मसल्स रिलैक्स्ड स्टेज में है, ये रिलैक्स्ड है, कैसी है, रिलैक्स्ड, रिलैक्स है, बिल्कुल रिलैक्स, अभी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। मायोसिन की लेंथ कभी, मायोसिन कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, मायोसिन के ऊपर एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं, मायोसिन के ऊपर एक्टिन फिलामेंट क्या करते हैं, स्लाइड, स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट किसके ऊपर हो रही है, मायोसिन के ऊपर, समझ रहे हो ना मेरी बात। मायोसिन के ऊपर एक्टिन फिलामेंट क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में आप देखो, समझो मेरी बात, अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जेड लाइन पास पास नहीं आएंगे, ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, समझ रहे हो। अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जेड लाइन पास आएंगे, ये पास आ रहे हैं जेड लाइन, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे देखो क्या होगा,
कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जेड लाइन और पास आ जाएंगे तो एक्टिन फिलामेंट और आगे मूव कर जाएंगे ना, ये और आगे मूव कर गए एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर, एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के और आगे मूव कर गए। तो ध्यान से देखोगे क्या हो रहा है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो लेंथ ऑफ सार्कोमियर बढ़ेगा या घटेगा, जरा आप ही बताओ। लेंथ ऑफ सार्कोमियर घटेगा, कम हो रहा है। अभी सार्कोमियर की लेंथ यहां से यहां तक है, अब लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, आई बैंड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ध्यान से देखो। आई बैंड, ये हाफ आई बैंड था, ये यहां से यहां तक। अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, बताओ आई बैंड बढ़ रहा है या घट रहा है, ध्यान से बताओ। आई बैंड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो आई बैंड डिक्रीज हो रहा है। आई बैंड भी डिक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब बताओ लेंथ ऑफ एच जोन, एच ध्यान से देखोगे, जब मसल्स रिलैक्स कर रही थी तो एच जोन यही तो थी, एच जोन। ठीक है, अब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो बताओ एच जोन इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, जरा बताओ ध्यान से। एच जोन इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, तो एच जोन भी कम हो रही है, एच जोन भी कम हो रही है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, एच जोन कम हो रही है। और अगर कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन कर जाएगी, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन कर जाएगी, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर ये एच जोन डिसअपीयर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। आप समझ रहे हो, ठीक है। जब कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन कर जाएगी तो एच जोन गायब हो जाएगी, दिखना बंद कर देगी। ठीक है, ऐसी एम लाइन भी कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे देखो। अब देखो यहां पर तो एम लाइन दिखेगी आपको, यहां भी एम लाइन दिखेगी सेंटर में, पर यहां एम लाइन दिख रही है क्योंकि एक्टिन फिलामेंट ओवरलैप कर गई, तो ये भी डिसअपीयर कर जाएगा। ठीक है, अब बताओ लेंथ ऑफ ओ बैंड बताओ। ओ बैंड भाई, ओ कौन सा है, ओवरलैपिंग वाला पार्ट, ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट था, ये ओ। ठीक है, अब बताओ ओवरलैपिंग वाला पार्ट बढ़ रहा है घट रहा है, जरा बताओ ओवरलैपिंग वाला पार्ट बढ़ रहा है घट रहा है। आप बोलोगे जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है लेंथ ऑफ ओ बैंड कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। क्लियर, बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लेंथ ऑफ ए बैंड देखो, ध्यान से देखोगे, ये ए बैंड है, लेंथ ऑफ मायोसिन है, ये ए बैंड है, ये ए बैंड है। क्या इसमें कोई चेंज आया, नो, अनचेंज। लेंथ ऑफ ए बैंड में कोई चेंज नहीं है, जितना ऊपर था इतना इतना कांस्टेंट है, अनचेंज्ड, अनचेंज्ड, कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात अच्छी तरीके से, इसको मैं ऐसे समझाऊं, एनिमेशन से भी देख सकते हो आप। ठीक है, अगर एनिमेशन से दिखाऊं तो बेटा ये हमारा टोटल क्या है, हमारा मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये हमारा मस्कुलर सिस्टम है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं, समझने की कोशिश करना। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया था सार्कोलेमा क्या है, ब्लड कैपिलरी क्या है, मसल्स फाइबर क्या होते हैं, मसल सेल, स्केलेटल मसल्स की बात चल रही है, फेसिकल्स क्या होते हैं, मसल बंडल। यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, ये मसल्स किससे जुड़ी हुई है, बोन से जुड़ी हुई है, किसकी हेल्प से, आप बोलोगे लिगामेंट की, टेंडन की हेल्प से, टेंडन की हेल्प से। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, इसमें मैं आऊंगा। मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की बात चल रही है अभी नहीं। ठीक है, हाँ, अब सार्कोमियर की बात करता हूं। ध्यान से देखो सार्कोमियर को, ध्यान से देखो, समझना मेरी बात। अभी मैंने बताया कि ए बैंड क्या होता है, ए बैंड जो रेड कलर की लेंथ ऑफ मायोसिन है ना, ये ए बैंड है। रेड कलर की जो लेंथ ऑफ मायोसिन है वो ए बैंड है। क्या मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर ए बैंड पर कोई इफेक्ट आ रहा है, नो इफेक्ट, अनचेंज्ड। फोकस करो ए बैंड के ऊपर, नो इफेक्ट, अनचेंज्ड। क्लियर है बिल्कुल। अब ध्यान से देखोगे आई बैंड, आई बैंड कौन सा है, ठीक है, आई बैंड ये वाला है, ये आई बैंड है, ये आई बैंड है। ठीक है, ये आई बैंड है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो बताओ आई बैंड इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने पर आई बैंड डिक्रीज हो रहा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने पर आई बैंड डिक्रीज हो रहा है। क्लियर बिल्कुल। जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो देखो आई बैंड बढ़ गया, आई बैंड कम हो गया, आई बैंड बढ़ गया, फिर आई बैंड कम हो गया। ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन आई बैंड कम होता है। आई बैंड का मतलब है ओनली और ओनली एक्टिन। ठीक है, एच जोन, ध्यान से देखो कि मिडिल वाला पार्ट है ना एच जोन है, सेंटर में नॉन ओवरलैपिंग पार्ट दिख रहा है ना, ये एच जोन है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एच जोन कम हो रही है, पर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर ओवरलैपिंग वाला पार्ट बढ़ रहा है। ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग वाला पार्ट बढ़ रहा है, यानी ओ जोन बढ़ रही है। ठीक है,
और अगर मसल्स कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन कर जाएगी तो एम लाइन सेंटर में होती है, एम लाइन बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगी, जो एनसीईआरटी के डायग्राम में भी दिखा रखा है। एनसीईआरटी के डायग्राम में नीट में क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, ध्यान से देखोगे, ये आई बैंड है, ये ए बैंड है, ये एच जोन है, ये रिलैक्स कंडीशन है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्टिंग कर रही है, और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर एक्टिन फिलामेंट टोटली एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। क्लियर बिल्कुल, यानी बिल्कुल ही डिसअपियर हो गई, गायब ही हो गई। क्लियर बिल्कुल। तो रिलैक्स्ड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, इस पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ पहले तो, ठीक है। कमेंट चाहिए आपके, ठीक है। एनिमेशन से भी समझ में आना चाहिए। एनिमेशन आपके अंडरस्टैंडिंग को, आपके कंसेप्ट को परफेक्ट करने के लिए दिए जाते हैं। क्लियर बिल्कुल। वैसे तो मेरे डायग्राम ही पूरे एनिमेटेड ही होते हैं, ठीक है, जरूरत नहीं होती, पर फिर भी कहीं कहीं अगर मुझे लगता है तो मैं आपको वो चीजें प्रोवाइड करा देता हूं, ठीक है। चलो भाई, बहुत सही। तो एक बात हमारी ये क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक कह सकते हो कि जो टिश्यू वाला पार्ट था मसल्स का, वो क्लियर हो गया कि मसल्स होती क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं मसल्स में कि अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो मसल्स में जो कह सकते हो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कौन कौन से प्रोटीन हैं जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब यहां से कहानी चालू होगी, समझना मेरी बात। अगर मैं उन प्रोटीन की बात करता हूं, ठीक है, तो ये इनको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, 3 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 1 2 3। समझने की कोशिश करना, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की बात चल रही है। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, ठीक है। एक तो होता है फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। एक होता है जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसको रेगुलेट कौन करेगा, रेगुलेटिंग प्रोटीन। एक होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्ट्रक्चर को कौन मेंटेन करेगा, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। तो समझना मेरी बात, जब भी मैं बात करूंगा जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कौन सी प्रोटीन्स हैं जो एक दूसरे को पुल करती हैं, खींचती है। नंबर 1 एक्टिन और नंबर 2 मायोसिन। समझ रहे हो ना। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट कौन करती है, एक होती है ट्रोपोमायोसिन और एक होती है ट्रोपोनिन। समझना मेरी बात, ट्रोपोनिन। और मसल्स के स्ट्रक्चर को कौन मेंटेन किए हुए, जरा बताओ, मसल्स के पिलर कौन है भाई। इन पिलर यानी जेड लाइन, जेड लाइन से एक्टिन फिलामेंट जुड़े हुए हैं और एक्टिन फिलामेंट से मायोसिन जुड़ा हुआ है। अगर इन जेड लाइन को तोड़ दोगे तो क्या होगा, मसल्स टूट जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअल में मसल्स की जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो जेड लाइन है, जेड लाइन। तो 3 क्वेश्चन तो आपके यहीं क्लियर हो गए। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन्स कौन सी होती हैं जो एक दूसरे को पुल करती हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आप बोलोगे एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट कौन करता है, कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट कौन करता है, ठीक है, आप बोलोगे ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। और मसल्स के स्ट्रक्चर को कौन मेंटेन करता है, तो आप बोलोगे, ठीक है, जेड लाइन प्रोटीन, ठीक है। जेड लाइन प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अच्छा, इसमें से एक्टिन कैसी प्रोटीन होती है, थिन, थिक। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन ये किसका पार्ट है, थिन फिलामेंट का पार्ट है, थिक फिलामेंट का पार्ट है। तो दोनों की अगर मैं बात करूं ना, इट इज अ पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट। यह आया हुआ क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट। ये थिन फिलामेंट का पार्ट है, आप समझ रहे हो। जो रेगुलेटिंग प्रोटीन है ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ये थिन फिलामेंट का पार्ट है, थिक का पार्ट नहीं है। क्लियर है बिल्कुल।
तो समझ पा रहे होगे बेटा, एक्टिन क्या है, मायोसिन क्या है, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन क्या है, और जेड लाइन प्रोटीन कौन सी है। यहां तक बताओ, कोई डाउट शाउट है किसी को? एकदम सटीक तरीके से ब्रेन में सेट हो रहा है ना, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले एक्टिन और मायोसिन की, फिर ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन की बात करेंगे, ठीक है। जेड लाइन तो सफिशिएंट है, समझ में आई क्या। तो एक्टिन और मायोसिन की बात कर रहा हूं। तो स्ट्रक्चर ऑफ फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, तो फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन में एक तरफ हम बात करेंगे एक्टिन की, एक तरफ हम बात करेंगे मायोसिन की। समझने की कोशिश करना, एक्टिन की बात करेंगे, इधर मायोसिन की बात करेंगे। एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। एक तरफ एक्टिन है और एक तरफ मायोसिन है, ठीक है। एक तरफ एक्टिन है और एक तरफ मायोसिन है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसको डिटेल्ड में समझना है, एक्टिन क्या होता है, कैसे बनती है। अब देखो, एनसीईआरटी की लाइन ही बोल रहा हूं मैं, एनसीईआरटी के टर्म्स ही लिखूंगा मैं। जैसे मानो छोटे छोटे ग्लोब्यूलर एक्टिन है, ये 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 छोटे छोटे ग्लोब्यूलर एक्टिन है। समझना, ये छोटे छोटे ग्लोब्यूलर एक्टिन आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं और एक फिलामेंट बनाते हैं। समझना, ये सारे ग्लोब्यूलर एक्टिन आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे, एक फिलामेंट बनाएंगे, फिलामेंट। ये सारे ग्लोब्यूलर एक्टिन आपस में मिलेंगे और एक फिलामेंट बनाएंगे, ऐसे 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 मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे और एक फिलामेंट बनाते जाएंगे, मिलते जाएंगे और एक फिलामेंट बनता जाएगा, मिलते जाएंगे और एक फिलामेंट बनता जाएगा। बन रहा है एक फिलामेंट, किसकी प्रेजेंस में बनता है ये फिलामेंट, इसको बनाने के लिए चाहिए मैग्नीशियम आयन। आपने ध्यान से पढ़ा हो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, दो चीजों को जोड़ना है, पॉलीमर बनाना है तो मैग्नीशियम आयन चाहिए, ठीक है। जैसे आपने राइबोसोम की दोनों यूनिटों को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे ही मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ये छोटे छोटे ग्लोब्यूलर एक्टिन, जी एक्टिन बोलते हैं, जी मतलब ग्लोब्यूलर, जी एक्टिन, ग्लोब्यूलर एक्टिन के पॉलीमराइजेशन से, बहुलीकरण से, भाई एक एक के जुड़ने से पूरी चेन बनती है, इसको फिलामेंटस, फिलामेंटस मतलब होता है एफ, एफ मतलब फिलामेंट, एफ एक्टिन बोलते हैं। तो जी एक्टिन, ग्लोब्यूलर एक्टिन के मिलने से फिलामेंटस या एफ एक्टिन बनती है, और ऐसे ही दो एफ एक्टिन मिलकर के एक एक्टिन फिलामेंट बनाते हैं। समझे, ऐसे ही दो एक्टिन मिलकर के एक एक्टिन फिलामेंट बनाने का काम करते हैं। जो समझो मेरी बात, ये क्या है, छोटे छोटे ग्लोब्यूलर एक्टिन का एक फिलामेंट, फिलामेंटस एक्टिन, सिंगल फिलामेंटस एक्टिन है, ये दूसरी फिलामेंटस एक्टिन है। दोनों फिलामेंटस एक्टिन मिलकर के एक प्रॉपर एक्टिन फिलामेंट बनाते हैं। तो एक्टिन फिलामेंट जो होता है ना, आपसे पूछा एक्टिन फिलामेंट किसके मिलने से बनता है, तो यही एक्टिन फिलामेंट जी एक्टिन के पॉलीमराइजेशन से एफ एक्टिन बनता है, और एफ एक्टिन, दो एफ एक्टिन मिलकर के एक्टिन फिलामेंट बनाती हैं। तो ये होती है एक्टिन फिलामेंट, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। अब ऐसे ही हम बात करते हैं मायोसिन। मायोसिन भी एक पॉलीमर है जिसकी एक मोनोमर यूनिट होती है, इट इज ऑल्सो पॉलीमर, ठीक है। मायोसिन क्या एक पॉलीमर। तो मायोसिन कैसे बनता है, आप बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली 300 मीरोमायोसिन, अप्रोक्सीमेटली 300 मीरोमायोसिन आपस में मिलती हैं, ठीक है। तो मीरोमायोसिन क्या है, तो मीरोमायोसिन इज अ यूनिट ऑफ मायोसिन, यूनिट ऑफ
मायोसिन। तो मायोसिन की यूनिट क्या है? मीरोमायोसिन। तो ऐसे ही 300 और इससे ज्यादा मीरोमायोसिन आपस में मिलते हैं और एक मायोसिन, ठीक है, ये क्या बनाएंगे? रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ मायोसिन। तो मायोसिन का फॉर्मेशन कैसे होता है? छोटे छोटे यूनिट के मिले, जैसे समझो मेरी बात, ठीक है, ये मायोसिन है, थिक फिलामेंट। ये थिक फिलामेंट जो बना है ना, वो कैसे बना है? ये थिक फिलामेंट छोटे छोटी यूनिट्स हैं, छोटी छोटी यूनिट्स हैं, लगभग 300 यूनिट्स के मिलने से इस थिक फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। इसमें ऐसे ग्लोबुलर हेड लगे होंगे इनके अंदर। ये बन गया मायोसिन, ठीक है। तो एक्चुअल में इस मायोसिन का जो फॉर्मेशन हुआ है ना, वो स्मॉल यूनिट के मिलने से हुआ है। वो स्मॉल यूनिट क्या है? वो है मीरोमायोसिन। तो अब मैं स्ट्रक्चर ऑफ मीरोमायोसिन की अगर बात करूं, एक मिनट देखो, स्ट्रक्चर ऑफ मीरोमायोसिन की अगर मैं बात करूं तो एक मिनट समझना, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मीरोमायोसिन की अगर मैं बात करूं तो एक मिनट समझना इस चीज को, ठीक है। क्या है मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर ऑफ मीरोमायोसिन, इसे समझ में आ जाएगा मायोसिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्लियर है बिल्कुल। तो अगर मैं मीरोमायोसिन की बात करूं, स्ट्रक्चर ऑफ मीरोमायोसिन, तो कैसा स्ट्रक्चर निकल के आएगा इसका? देखो, एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है, और फिर ऐसे ऐसे आगे निकल के डायग्राम, ठीक है। अब समझना, इसमें यहां एक साइट होती है, एक साइट यहां होती है। यहां जो साइट होती है ना, और एक साइट यहां होगी। ये, ठीक है, ये अगर मैं टोटल यूनिट की बात करूं ना, तो ये दो तो हो गए ग्लोबुलर हेड, ये ऊपर वाले, ये हो गई छोटी सी शॉर्ट आर्म, और दो ये हो गई, ठीक है। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट की बात करूं, 6 यूनिट होंगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट अगर मैं पूछूं, टोटल नंबर ऑफ यूनिट 6 होंगे। क्लियर है? कैसे? देखो, ये जो दिख रहे हैं ना दो, ये तो है ग्लोबुलर हेड, ग्लोबुलर हेड। ये छोटी सी दिख रही ना, ये शॉर्ट आर्म, शॉर्ट आर्म, ठीक है। तो ग्लोबुलर हेड में कितनी यूनिट दिख रही है आपको, जरा बताओ? 2 यूनिट ग्लोबुलर हेड में दिख रही हैं, 2 यूनिट शॉर्ट आर्म में दिख रही हैं, और दोनों को मिला देना तो उसको बोलते हैं क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म। तो क्रॉस आर्म में टोटल यूनिट कितने हो गए? 4 यूनिट टोटल यहां पर हो गए क्रॉस आर्म के अंदर। टोटल यूनिट कितने हो गए इसके अंदर? 4 यूनिट हो गए, ठीक है। तो 4 यूनिट यहां पर हो गए, 2 ये हो गए, शॉर्ट आर्म हो गए। ये क्या है? आपकी टेल है, टेल, टेल। तो टेल में कितने यूनिट नजर आ रहे हैं? 2 यूनिट नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इनके वेट की बात करता हूं, क्रॉस आर्म के वेट की बात करूंगा, तो क्रॉस आर्म दो की चीज के, ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म के मिलने से बन रही है, इसका वेट देखूंगा हैवी होगा। तो एनसीईआरटी इसको लिखती है, शॉर्ट आर्म को एनसीईआरटी लिखती है हैवी मीरो मायोसिन, HMM, जबकि टेल के लिए एनसीईआरटी लिखती है लाइट मीरो मायोसिन, LMM, लाइट मीरोमायोसिन, हैवी मीरोमायोसिन। ये समझ में आया ना? ये एक सिंगल मीरोमायोसिन की बात चल रहा हूं, जिसमें टोटल 6 यूनिट है, 2 टेल में, 2 शॉर्ट आर्म में, 2 ग्लोबुलर हेड में। ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म के मिलने से क्रॉस आर्म बनती है, टोटल 4 यूनिट हो गए, 2 टेल में हो गए। इसका वेट हल्का होता है तो लाइट मीरोमायोसिन हो गया, इसको हैवी मीरोमायोसिन बोलते हैं। क्लियर बिल्कुल। अब
फाइनली बस लास्ट दो चीजें और बता रहा हूं उसके अंदर, समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसमें देखो एक तो ये नजर आ रही है आपको, इसको बोलते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट्स। क्या बोलते हैं? एक्टिन बाइंडिंग साइट, समझना, इसको बोलेंगे एक्टिन बाइंडिंग साइट। जबकि यहां जो दो दो दिख रही है ना आपको, ये इसको बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट, समझना, एटीपी। यह एक एंजाइम होता है एटीपेज, एटीपेज बाइंडिंग साइट। तो यहां ध्यान से देखोगे एटीपी बाइंडिंग साइट्स भी होती हैं और एटीपेज बाइंडिंग साइट भी होती है, समझ रहे ना मेरी बात। तो अगर मीरोमायोसिन के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो यहां पर दो एक्टिन बाइंडिंग साइट हैं, जहां एक्टिन, क्योंकि मीरोमायोसिन एक्टिन से जुड़ेगी, ठीक है, तो एक्टिन से जहां जुड़ेगी वहां एक्टिन बाइंडिंग साइट्स हैं, ठीक है। और जहां पर वो एटीपी, यहां पर एटीपी जुड़ी होती है, एटीपेज एंजाइम होता है, वहां एटीपी बाइंडिंग साइट्स बोलते हैं इसको। मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो यहां तक मुझे लगता है समझ में आया होगा। तो ये वाला पार्ट हमारा कौन सा कवर हो गया? लगभग स्ट्रक्चर वाला पार्ट कवर हो गया। इसमें एक रेगुलेटिंग प्रोटीन वाला पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, जो मैं आगे कराता हूं, ठीक है। तो यहां तक एकदम क्लियर है, बिल्कुल नो डाउट, ठीक है। ठीक है बेटा, तो आज मैं इतना ही लेके चलूंगा, क्योंकि इसके फिर आगे की कहानी थोड़ी सी अलग तरीके से चलेगी, ठीक है। तो यहां तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए आपको, ठीक है। तो हमारा जो टिश्यू वाला पार्ट था वो कवर हो चुका है, ठीक है, और रिमेनिंग वाला पार्ट कवर कर लिया है हमने। ट्रोपोमायोसिन का स्ट्रक्चर हमारा क्लियर हो गया, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन हमारी क्लियर हो गए, ठीक है। अब रेगुलेटिंग प्रोटीन का कनेक्शन करना है मुझे मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन से, तो वो मैं आगे लेके चलता हूं, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम मसल्स वाला पार्ट पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय।